हेलो दोस्तों, सिविल मंत्रा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पॉलिटी से संबंधित 2 वीडियो बनाए हैं और उन दोनों ही वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पांस मिला है। इसी के क्रम में मैं अब आपको तीसरा वीडियो जो बनाने जा रहा हूँ, ये जो वीडियो होगा वो हमारा प्रस्तावना से रिलेटेड होगा। आज हम देखेंगे कि प्रस्तावना में कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें उसे किस तरीके से पढ़ना चाहिए, क्योंकि देखो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहां से 3 मार्कर भी आते हैं। उसके बाद कई बार क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्रीलिम्स में भी आ जाते हैं प्रस्तावना से। तो आज हम ब्रीफली प्रस्तावना को समझेंगे और प्रस्तावना के कौन कौन से कीवर्ड्स जो है वो हमेशा हमें याद होने चाहिए, क्योंकि संविधान का पूरा सार जो है वो है प्रस्तावना। जिसने प्रस्तावना को अच्छे से समझ लिया कि प्रस्तावना में कौन कौन से टर्म्स जो है या कौन कौन सी शब्दावली जो है अच्छे से डिफाइंड है, जितना अच्छे से आप उन चीजों को समझ पाओगे तो अब आगे के जो क्रम में है वो चीजें आपको और बेहतर तरीके से समझ आएंगी। क्योंकि हम एक भारत के नागरिक होने के नाते या बोल सकते हैं कि एक हम आदर्श भारत के रूप में किस तरीके का भारत चाहते हैं, वो सब चीजें जो है वो हमारी प्रस्तावना में डिफाइन है। तो हम प्रस्तावना को जितने अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से समझेंगे उतनी ही बेहतर तरीके से हमें पूरा संविधान समझ आएगा। आई बात समझ में आएगा? चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। देखिए, सबसे पहले तो जब भी कोई बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको प्रस्तावना बहुत अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए। किस तरीके से? जैसे हम भारत के लोग, एक सेकेंड, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्तियों की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 मिति मग शुल्क सतमी संवत 2006 विक्रमी को एकदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रस्तावना में टर्मोलॉजी यूज हुई है, जैसे कि सबसे पहले जो टर्मोलॉजी यूज हुई है कि हम भारत के लोग, दूसरा जो टर्म्स यूज हुआ है वो कौन सा? भारत को, मतलब अब भारत के बारे में बात करी जा रही है। तीसरी बात जो मेन टर्मोलॉजी यूज हुई है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है, चौथी जो टर्मोलॉजी यूज हुई है वो स्वतंत्रता के लिए यूज हुई कि हम किस तरीके की स्वतंत्रता देंगे। इसी के साथ साथ उन्होंने समता की बात की कि समता जो है वो किस तरीके की होगी नागरिकों के लिए। और उसके बाद जो बात की गई है वो एकता अखंडता, राष्ट्र की एकता अखंडता के संदर्भ में क्या बात की गई है। ठीक है, और ये बताया गया है कि भारतीय संविधान को स्वीकार किस तारीख को किया जा रहा है। स्पष्ट है यहां तक बातें? ठीक है, अब पहले तो हम प्रस्तावना के बारे में बात कर लेंगे। प्रस्तावना के बारे में लोगों ने, मतलब जो हमारे संविधान से संबंधित विद्वान थे, उन्होंने क्या क्या अपना मत रखा। तो देखिए, आपने सुना होगा N.A. पालकीवाला का नाम, पालकीवाला। उन्होंने ये कहा था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो हमारे संविधान का परिचय पत्र है। परिचय पत्र, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कई बार प्रीलिम्स में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा है, तो वो किसने कहा है? N.A. पालकीवाला ने। ठीक है, वैसे ही हम एक और शब्द सुनते हैं कि संविधान की आत्मा। संविधान की आत्मा आपने सुना होगा, या सुना होगा कि संविधान की कुंजी। तो ये दोनों ही वर्ड जो कहे हैं वो पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहे हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार हम क्या होते हैं कि ये सोच लेते हैं कि ये जो वर्ड है वो जवाहरलाल नेहरू ने कहे होंगे या महात्मा गांधी ने कहे होंगे या B.R. अम्बेडकर ने कहेंगे, मगर इन दोनों के नाम आपको याद होने चाहिए कि P.N. पालकीवाला ने क्या कहा है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का परिचय पत्र है और संविधान की आत्मा और कुंजी जो वर्ड कहा है वो ठाकुरदास भार्गव ने कहा है। ठीक है, तीसरे वैसे ही एक और संविधान सभा के मेंबर थे जिनका नाम था K.M. मुंशी। मुंशी जी ने यह कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे लोकतांत्रिक गणराज्य की जन्म कुंडली है। तो आपको यह वर्ड याद होना चाहिए, मुंशी जी ने क्या कहा था कि यह जन्म कुंडली है। ठीक है, और B.R. अम्बेडकर ने कहा था, अम्बेडकर, कि ये जो प्रस्तावना है ये एक पवित्र ग्रंथ है।
प्रस्तावना से संबंधित जो जो कथन कहे गए हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं, कई बार पूछा जाता है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं, वेरियस पीसीएस में पूछे गए हैं कि संविधान की कुंजी किसने कहा है, संविधान की आत्मा क्यों कहा है, संविधान का परिचय पत्र क्यों कहा गया है, पवित्र ग्रंथ क्यों कहा गया है, इस तरीके से। अब इनके कुछ तो मीनिंग होंगे, कुछ चीज सोच कर ही कहा गया होगा कि इस तरीके का वर्ड जब संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में यूज किए जा रहे हैं तो ये वर्ड क्यों यूज किए जा रहे हैं, तो इसका मेन रीजन क्या है। देखिए, प्रस्तावना जो है वो हमारे संविधान का पूरा सार बताती है कि हमारा संविधान कैसा होगा, हमारा भारत, जो आदर्श भारत की जो कल्पना हमने करी है आजादी के बाद, जो हमने कल्पना करी थी कि भारत जो है लोकतांत्रिक होगा, गणराज्य बनेगा, वहां एक आदर्श भारत की जो बात की, जहां सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा, किसी की भी गरिमा का हनन नहीं किया जाएगा, इस तरीके की जो सब बातें हैं वो हमारी प्रस्तावना में वर्णित है। इसलिए इसको यह कहा जाता है कि हमारे संविधान का परिचय पत्र, हमारा संविधान जो हमारे नागरिकों को देना चाहता है, या हम एक भारत की जो कल्पना करते हैं वो हमें कहां वर्णित मिलती है, प्रस्तावना में मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज, इसको आत्मा और कुंजी क्यों कहा जाता है, तो देखिए हर एक चीज के कुछ ना कुछ दो पहलू होते हैं। जैसे कोई कानून बना, अब ऐसी कोई नौबत आ गई कि हमारा संविधान में जो आर्टिकल्स हैं या फिर जो कानून बनाए गए हैं उसके माध्यम से हम उस सॉल्यूशन को नहीं निकाल पा रहे हैं। हो जाता है ना कई बार कि भाई ऐसी तो कॉन्फ्लिक्ट आ गए हैं कि अब हमें ऐसे वो लेना है, कोई डिसीजन लेना है और वो डिसीजन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, और ये समझ नहीं आ रहा है कि इसको छोड़ेंगे तो ये छूट जाएगा, यदि इसको पकड़ा तो ये छूटेगा, और इसको पकड़ा तो ये छूटेगा। दो में से कोई एक चीज चुननी है और हमें समझ नहीं आ रहा है कि महत्वपूर्ण कौन सी है, तो फिर हम क्या करते हैं, संविधान के मूल भाव को समझते हैं और वो प्रस्तावना में नहीं। देखिए, हमारा संविधान हमें हमारी जो प्रस्तावना है वो हमें दिशा निर्देशित करती है कि हमें किस तरीके से हमारा जो आदर्श भारत है उसकी कल्पना करता है। ठीक है, और उसमें ये फिर बात निकल के आती है कि यार हमें इस तरीके से सोचना चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि जब संविधान जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर कोई चीज जो है वो संविधान में से निर्णय नहीं ले पाती है, तो हम उस प्रस्तावना के माध्यम से निर्णय लेने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे आदर्श भारत की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो ये बात भी ध्यान रखिएगा कि प्रस्तावना क्या होती है, निर्णय लेने में मदद करती है। कि कहीं जब हमारा सुप्रीम कोर्ट या संसद या कोई चीज कहीं फंस जाती है और वहां से निर्णय नहीं आ पाते हैं, तो फिर हम कोशिश से निकालने की कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं प्रस्तावना से। ठीक है, इसलिए इसके संदर्भ में यह कहा जाता है कि ये संविधान की आत्मा है, संविधान की कुंजी है और ये संविधान का परिचय पत्र है। यहां तक बात स्पष्ट हो गई। ठीक है, चलो एक चीज और समझ लेते हैं कि प्रस्तावना जो है उसके तत्व क्या क्या है। देखिए, प्रस्तावना के तत्व, तो इसके जो तत्व मूल रूप से आते हैं वो चार आते हैं, है ना। ये तत्व भी समझ लीजिएगा क्योंकि प्रस्तावना में ये चीजें स्पष्ट रूप से आपको समझ में आएंगी। देखिए, पहले जब हम पढ़ते हैं तो इसमें क्या लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो पहला तत्व तो ये हो जाता है कि संविधान की जो शक्तियां हैं, संविधान की शक्ति का स्रोत, वो कौन है। तो उससे ये पता चल रहा है कि ये जो प्रस्तावना स्वीकार की गई है, जहां लिखा है ना अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मर्पित करते हैं, तो पहला तत्व ये निकल के आ जाता है कि भारतीय संविधान का जो शक्ति का स्रोत है वो कौन है, भारत की जनता, भारत की जनता। तो हमें स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि प्रस्तावना का पहला तत्व जो होता है वो संविधान को शक्ति देता है, जो किसके द्वारा अंगीकृत, आत्मर्पित की गई है, तो वो भारत की जनता के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरी चीज इसमें लिखा है, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो अब बात ये आ जाती है कि ये क्या बता रहा है, दूसरा जो इसका तत्व निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है भारत की प्रकृति, भारत की प्रकृति। तो भारत की प्रकृति के संदर्भ में वो क्या कहना चाह रहा है कि भारत कैसे होगा, तो उसमें ये बताया है कि भारत जो होगा वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संप्रभुत्ता होगी भारत की। दूसरी चीज उसने ये बताया है कि भारत जो होगा वो क्या होगा, समाजवादी होगा। समाजवादी होगा। तीसरी चीज जो बात की गई है उसमें यह बताया है कि भारत क्या होगा, पंथ निरपेक्ष होगा।
चौथी चीज बात की गई है कि भारत की जो प्रकृति में होगा वो लोकतांत्रिक देश होगा। और पांचवी चीज बोली है कि भारत जो होगा वो क्या होगा, गणराज्य होगा। ये बात स्पष्ट है, हमें दो चीज क्लियर हो जानी चाहिए। पहली चीज हमने तत्व में क्या देखा कि भारत संविधान की जो शक्ति है उसके स्रोत की बात की गई है, और उसके स्रोत क्या है, भारत की जनता, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से पहली लाइन में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग इस संविधान जो प्रस्तावना है उसको स्वीकार कर रहे हैं। दूसरी चीज उसने ये बताया कि भारत की जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, तो भारत की प्रकृति के रूप में बोला है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। ये स्पष्ट है बात। तीसरी चीज इसमें यह की गई है कि इसका उद्देश्य बताया गया है, ठीक है। उद्देश्य के संदर्भ में यह बोला गया है कि उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो न्याय कितने तरीके का हुआ है, 3 प्रकार के न्याय बता दिए उसने। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता कितने प्रकार की बता दी उसने, 5 प्रकार की। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। तो समता जो है उसके संदर्भ में बात कर ली गई, और साथ में ही उसने बताया प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करना के लिए, बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो इसमें जो है वो बंधुत्व की बात की गई। तो ये जो है वो हमारे संविधान की प्रस्तावना का उद्देश्य है कि हम 3 तरीके के न्याय देंगे, 5 तरीके की स्वतंत्रता देंगे, उसमें समता की बात करेंगे और इसी के साथ साथ बंधुत्व को बढ़ाएंगे। स्पष्ट है यहां तक बात। तो आपको यह पता होना चाहिए कि प्रस्तावना यह भी बताती है कि हमारे संविधान का क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा। 3 तरीके के न्याय देना पहला उद्देश्य है। दूसरी चीज 5 तरीके की स्वतंत्रता दी जाएगी, और उसके साथ साथ हम समता की बात करते हैं, बंधुत्व की बात करते हैं, राष्ट्र की एकता अखंडता और व्यक्ति की गरिमा से जुड़े जो है वो हमारे संविधान के मूल उद्देश्य हैं। यहां तक स्पष्ट है बात, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, अब इसकी लाइन जो नेक्स्ट वाली है उसमें लिखा हुआ है, दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949। तो देखिए इससे यह पता चलता है कि आज की तारीख जो संविधान सभा ने जिस समय लास्ट बैठक करी थी संविधान को स्वीकार करने के लिए, ठीक है, तो उस तारीख की तिथि का भी वर्णन जो है वो कहां मिलता है हमको, प्रस्तावना मिलता है। संविधान स्वीकार की तिथि, ठीक है। तो अब आपको और ज्यादा स्पष्ट हो गया होगा कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो उसमें मूल भाव क्या क्या है और कौन कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो सबसे पहला तत्व मैंने आपको बताया था कि संविधान की शक्ति का स्रोत उसने बताया, तो क्या है, भारत की जनता है, ठीक है। दूसरा जो स्रोत है वो ये है कि भारत की प्रकृति कैसी होगी, कि हम एक राजनीतिक व्यवस्था के रूप में भारत को किस रूप में देखना चाहते हैं। तो हम किस रूप में देखना चाहते हैं भारत को, संप्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में देखना चाहते हैं, ठीक है। तीसरी चीज उसमें यह कहा गया है कि भारत जो प्रस्तावना है या भारत का संविधान जो है उसका उद्देश्य क्या होगा। तो संविधान का जो उद्देश्य है वो क्या होगा कि 3 तरीके के न्याय देंगे, 5 तरीके की स्वतंत्रता देंगे, और इन सब चीजों में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता और बंधुत्वता को बनाए रखेंगे। ये हमारा मूल उद्देश्य होगा। और नेक्स्ट जो है वो ये बताया गया है कि हमारे संविधान की जो है वो तिथि क्या है, किस तारीख को हमने इसको स्वीकार किया। ये स्पष्ट है, ये क्वेश्चन मेंस में आ सकता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि प्रस्तावना जो है उसके तत्वों का वर्णन कीजिए, प्रस्तावना में कौन कौन सी चीजें जो निहित हैं उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं शब्द को बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको और बता देता हूं, क्योंकि प्रस्तावना से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अपन चलते हैं, ये देखते हैं कि प्रस्तावना में जो अभी तक संशोधन हुए हैं वो कौन कौन से हुए हैं और वो क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो देखिए प्रस्तावना के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो संशोधन है वो है 42वां संशोधन, संविधान संशोधन। देखिए 42वें संविधान संशोधन में ये 3 वर्डों को जोड़ा गया था। सबसे पहले वो जोड़ा गया था
समाजवादी, समाजवादी वर्ड शब्द को जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। ये शब्द आपको पता होना चाहिए। प्रस्तावना में केवल एक बार ही संशोधन हुआ है और वो कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, जिसमें संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, इन शब्दों को पहले जो हमारा मूल प्रस्तावना थी उसमें ये शब्द नहीं थे, इनको 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। ठीक है, और इसके संदर्भ में कुछ वाद भी चले, जिसमें ये कहा गया कि अब सवाल ये उठा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इसके संदर्भ में बहुत सारे वाद हुए, तो हम केवल महत्वपूर्ण 2 वाद ही देखेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, कि किसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार किया गया और किसमें प्रस्तावना को संविधान का अंग स्वीकार नहीं किया गया। ठीक है, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण जो वाद हुआ वो वेरुवड़ी वाद हुआ। वेरुवड़ी वाद 1960 में हुआ था। देखो, अभी तक यहां तक स्पष्ट नहीं था कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है या नहीं है। इसके संदर्भ में बहुत सारे याचिकाएं लगी कि भैया हम प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार करें या नहीं स्वीकार करें। ठीक है, तो उसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है। ठीक है, और अभी तक यही माना जा रहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं बनेगी, और ये न्यायच्युत भी नहीं है, इसे न्यायालय में प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, भाग नहीं। ठीक है, फिर क्या होता है, 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जजमेंट आता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है परंतु न्यायोचित नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि 1973 के जजमेंट में केशवानंद भारती वाले मामले में प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया। ठीक है, ये 2 केस आपको पता होना चाहिए और यहीं से क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। ठीक है, एक 1994 का भी केस है, बॉम्बे वाले राज्य, उसमें भी यही बात की गई थी कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है। और उसके बाद एक और केस हुआ था LIC वाला केस 1995 में, तो उसमें भी यही सेम बात की गई थी, तो इसलिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। अब संविधान में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो शब्दावली यूज की गई है प्रस्तावना में, अपन उन पे ही बात करेंगे और यहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। MPPSC का जो 3 मार्कर वाला सेक्टर है, वहां से एक ना एक बार हमेशा इन शब्दों के बारे में महत्वपूर्ण पूछा गया है कि इन शब्दों की व्याख्या कीजिए, परिभाषा दीजिए। तो आपको इन शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए और संविधान को पढ़ते समय भी आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि बार बार घूम फिर के ये शब्द बार बार आएंगे आपके। ठीक है, तो सबसे पहला शब्द जो है वो है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे मैं हूं, मेरे आंतरिक और बाहरी मामले जो भी होंगे उन दोनों के डिसीजन लेने के लिए मैं स्वतंत्र हूं। ऐसा नहीं है कि मेरे को नियंत्रित करने वाली कोई दूसरी संस्था है और वहां से मेरे संदर्भ में क्या है, कोई जजमेंट आ रहा है। यदि कोई दूसरा मुझे नियंत्रित कर रहा है तो इसका मतलब यह है मैं संप्रभुत्व नहीं हूं। और यदि मैं स्वयं के निर्णय खुद लेता हूं अपने बारे में, अच्छा बुरा, और अपने संदर्भ में जो भी डिसीजन है सब मेरे होंगे, तो मैं संप्रभुत्व कहलाऊंगा। तो एक राष्ट्र के संदर्भ में भी यही व्याख्या होती है। संप्रभुत्व का मतलब ये होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निर्णय लेने में स्वतंत्र हो। स्वतंत्र हो। ठीक है,
ऐसा नहीं होगा कि जैसे भारत के संदर्भ में कहा गया कि भारत पहले शुरुआत में एक डोमिनियन स्टेट के रूप में होना चाहिए, कि भाई हमारे यहाँ की सब व्यवस्थाएं जो हैं वो ब्रिटेन से संचालित हो रही थी, तो हम उस समय संप्रभुत्व नहीं थे। मगर आज का कोई भी मसला है, चाहे वो पाकिस्तान से रिलेटेड का मसला हो, चाहे वो चाइना के संदर्भ में कोई मसला हो, या हमें किसी देश के साथ संधि करनी है कि नहीं करनी है, ये सब जो है वो इंडियन गवर्नमेंट देखती है। कोई और दूसरी अथॉरिटी नहीं है जो इंडियन गवर्नमेंट को वो देगी, निर्देश देगी कि आपको ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें जो निर्णय है वो स्वयं ही लेंगे, तो हम क्या है, संप्रभुत्व हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको 3 मार्कर में यही लिख के आना है कि कोई भी देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के संदर्भ में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है उसे संप्रभुत्व कहा जाता है। इस पर किसी दूसरे देश का जो है वो नियंत्रण नहीं होता है। दूसरी चीज आपको यही याद रखनी है संप्रभुत्ता के संदर्भ में, कि संप्रभुत्ता जो है इस संदर्भ में नहीं है कि एक क्वेश्चन इस पर डिबेट ये चलती है कि 1949 में और 1945 में हमने क्या राष्ट्रीय संघ की राष्ट्र संघ के संदर्भ में हमने क्या अपना लिए थी, उसकी सदस्यता अपनाई और यूएनओ की सदस्यता अपनाई, तो हमारी संप्रभुत्ता जो है वो बाधित हुई। ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का हम ग्रुप नहीं बनते हैं जिसमें हमारी संप्रभुत्ता क्या हो, बाधित हो। जैसे यूएनओ वो केवल राष्ट्रीय शांति के संदर्भ में, ऐसा नहीं है कि वो हमारे इंटरनल मामलों में क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा कि नक्सलवाद के संदर्भ में हमें क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, या हमारे यहाँ चुनाव प्रक्रिया कैसे होनी चाहिए, गवर्नमेंट कब हटेगी, कैसे हटेगी, ये सब जो है बाहर से डिसाइड हो रहा है। यदि ऐसा होगा तो हमारी संप्रभुत्ता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इसलिए इसके संदर्भ में 2 डिबेट चलती है कि भाई हम राष्ट्रीय संघ के सदस्य हैं, क्योंकि वहां तो जो है ब्रिटेन को वो माना गया है। राष्ट्रीय संघ में के जो ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, या बोल सकते हैं कि जो जिसपे ब्रिटेन ने राज किया है, उन्हीं देशों का संघ मिलके क्या बना है, अपना राष्ट्रीय संघ बना है। तो भारत अभी भी संप्रभुत्व राष्ट्र नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ये जो राष्ट्रीय संघ की सदस्यता है हमें किसी भी प्रकार से हमारे आंतरिक या बाहरी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती, तो वो हमारी संप्रभुत्ता की रक्षा है। स्पष्ट रखना है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कि संप्रभुत्ता का मतलब क्या है। कोई भी देश जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों के निर्णय लेने में स्वतंत्र होगा, हम उसे संप्रभुत्व कहेंगे। ठीक है, और भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है। दूसरा हम देखते हैं हमारे क्या है, दूसरा है समाजवादी। तो देखो समाजवादी के अर्थ जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। सोशलिस्ट किस तरीके के हो सकते हैं, एक तरीका तो जो है इकोनॉमिकली बेस पे देखा जाता है कि देश के पूरे संसाधन सरकार के अधीन हो। ठीक है, अब इस संदर्भ में हम देखते हैं कि वो समाजवाद का एक प्रारंभिक दौर कहलाता है कि पूरे संसाधनों पर सरकार का नियंत्रण होगा और सरकार ही क्या करेगी, उनका आवंटन करेगी। एक तरीका तो जो होगा। हमारे यहाँ जो इसमें जो वर्ड जोड़ा गया है, तो ये हमें पता है कि ये शब्द कब जोड़ा गया है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। और ये जो वर्ड है ये लोकतांत्रिक समाजवाद वाला है। लोकतांत्रिक समाज के संदर्भ में हम ये बात करते हैं कि हमारा जो समाजवाद होगा उसका मूल उद्देश्य जो होगा वो होगा गरीबी को खत्म करना, अच्छा स्वास्थ्य देना, ठीक है, और उसी के बाद समता देना, समानता, आर्थिक स्टेबिलिटी देना, आर्थिक स्थिरता। इस तरीके के लोग समाजवाद की बात करते हैं। ये समाजवाद है, ये लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसमें ये बोला गया है कि हमारा जो मूल उद्देश्य होगा वो इक्वलिटी लेके आना। किस तरीके की इक्वलिटी लेके आना है कि हम गरीबी को खत्म करेंगे, समाज में जो असमानता है, जातिवाद है, इस तरह सभी चीजों को खत्म करके क्या करेंगे, एक संतुलित या समतामूलक समाज की स्थापना करेंगे। ये समाजवाद जो है वो लोकतांत्रिक समाजवाद कहलाता है। लोकतांत्रिक समाजवाद। स्पष्ट है यहां तक बात। यदि आपसे समाजवाद पूछा जाए कि भारतीय प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का अर्थ क्या होता है, तो क्या बोलेंगे कि भारतीय संविधान में वर्णित समाजवाद का जो अर्थ है वो है एक लोकतांत्रिक समाजवाद है, जिसका मूल उद्देश्य ये है कि भारत में विद्वान गरीबी
या बोल सकते हैं कि गरीबी को खत्म करना, आर्थिक असमानता को खत्म करना, सामाजिक भेदभाव को खत्म करते हुए एक समता मूलक समाज की स्थापना करना इस समाजवाद का मूल उद्देश्य है। ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पंथ निरपेक्ष, सेक्युलर। देखिए पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है कि राज्य जो है वो किसी भी मजहब या बोल सकते हैं कि किसी स्पेसिफिक मजहब को सहयोग ना करते हुए सभी के साथ समान व्यवहार करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राष्ट्र जो है वो एक मजहब को या बोल सकते हैं कि एक धर्म को या एक किसी विशेष पंथ को क्या कर रहा है, समर्थन कर रहा है, बाकी दूसरों के साथ क्या कर रहा है, उसकी अवहेलना कर रहा है। भेदभाव की भावना जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो हम बोल सकते हैं पंथ के मध्य भेदभाव ना होना, पंथ के मध्य भेदभाव देश या राज्य लिख देते हैं, राज्य नहीं करेगा। यहां तक बात स्पष्ट है। ऐसा नहीं होगा कि राज्य एक स्पेसिफिक धर्म, राज्य का कोई धर्म होगा और राज्य ही क्या करेगा, उसको संचालित करेगा। राज्य जो है सभी धर्मों से मुक्त होगा, चाहे वो किसी भी धर्म से जो शासन करने वाले व्यक्ति होंगे उनमें धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष की भावना होनी चाहिए। वो किसी भी एक स्पेसिफिक धर्म को टारगेट नहीं करेंगे कि उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है, और ना ही किसी एक स्पेसिफिक धर्म को समर्थन करेंगे। पंथ निरपेक्ष का मूल अर्थ यही होता है कि हम पंथ से स्वतंत्र हैं। हम जो न्यायिक प्रक्रिया करेंगे वो विधि आधारित होगी, जो विधि में वर्णित है। यदि जो गलत है, कोई भी धर्म गलत है या कोई धर्म सही है, तो जो गलत होगा उस पर वैसी ही न्यायिक प्रक्रिया होगी, और यदि जो सही होगा उसको वैसे ही समर्थन मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि किसी के साथ हम अनावश्यक रूप से कि मैं पर्टिकुलर धर्म से फॉलो करता हूं, मैं हिंदू हूं या मुस्लिम हूं या सिख हूं, कोई भी धर्म से हूं तो मैं उसका समर्थन करूंगा, ऐसा नहीं होगा। तो राज्य का जो मूल तत्व होता है कि राज्य का स्वयं का कोई पंथ नहीं होगा, कोई भी धर्म नहीं होगा, ना ही वो किसी को समर्थन करेगा। उसका मूल भाव क्या होगा कि जो विधि के अनुरूप कार्य कर रहे हैं उनका समर्थन, और जो विधि के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं उन पर कार्रवाई। सिंपल सी चीज है। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब समझ के आया होगा कि राज्य जो है पंथों के मध्य भेदभाव नहीं करेगा, और उसका खुद का स्वयं का भी कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। जैसे आपने सुना होगा इंडोनेशिया जो है वो इस्लामिक कंट्री है, तो मतलब राज्य का कोई एक स्पेसिफिक धर्म है। उसके बाद हम सुनते पाकिस्तान जो है इस्लामिक कंट्री है, तो वहां राज्य का एक स्पेसिफिक धर्म है। तो वैसे भारत में ऐसा कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है। भारत में जो चलता है वो विधि का कानून चलता है। जो भी व्यक्ति विधि के अनुरूप काम नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी मजहब का होगा, तो उस पर कार्रवाई की होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको अलग से एक रेफरेंस दिया जाएगा कि आप इस धर्म के हो तो आपको टैक्स कम लगेगा, या आपके साथ आपको सजा कम होगी, या आप कोई अपराध करते हो तो उस पर आपको माफी मिल जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। राज्य जो है वो धर्म से या पंथ से मुक्त होकर कार्य करेगा। ठीक है, स्पष्ट है ये बात। चलो नेक्स्ट चलते हैं। मैं एक बार रिकॉल करवा देता हूं आपको फिर से। संप्रभुता का क्या मतलब पढ़ा था हमने कि वह व्यक्ति जो अपने आंतरिक और बाहरी मामलों से क्या हो, स्वतंत्र हो। ठीक। समाजवादी का मतलब हमने ये देखा कि हम जो है कि लोकतांत्रिक समाजवाद की बात करते हैं। लोकतांत्रिक समाजवाद का मतलब ये हो जाएगा कि हम गरीबी और स्वास्थ्य और इन संदर्भ में काम करेंगे जिससे क्या हो सके, एक समतामूलक समाज की स्थापना हो सके। पंथ निरपेक्ष के बारे में हमने देखा कि पंथ में क्या होगा कि राज्य जो है वो पंथों के मध्य या जो धर्म है उनके बीच कोई भी क्या भेदभाव नहीं करेगा, और राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा, वो विधि के अनुरूप ही क्या करेगा, कार्य करेगा। नेक्स्ट चीज है लोकतांत्रिक। अब्राहम लिंकन की सबसे प्रसिद्ध लाइनें आपको पता होंगी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासक ही क्या कहेगा, लोकतंत्र कहलाता है। यहां पर संपूर्ण शक्ति जो होती है लोकतंत्र में वो किसके पास होती है, जनता के पास। तो हम इसको बोल सकते हैं जनता का शासन। अब जो लोकतंत्र होते हैं वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष। कमेंट में बताइए कि भारत जो है वो प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है। ठीक है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है कि हम जनमत साग्रह करते हैं। जनमत संग्रह के माध्यम से कुछ प्रक्रियाएं करते हैं। आपने सुना होगा रिकॉल्स का, वापस बुला लेना बोलते हैं जिसको। तो इसमें क्या होता है कि जनता जो है वो डायरेक्ट अपने प्रतिनिधियों को क्या करती है, वोटिंग के माध्यम से या सरकार के माध्यम से संचालित करती है। मान लीजिए कि
किसी मुद्दे पे मुझे कानून बनाना है। अब मैंने उसमें क्या करा कि जनमत करवा दिया कि समान सिविल संहिता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। जनमत करवाया गया, 51% लोगों ने बोला कि होनी चाहिए, 49% लोगों ने बोला कि नहीं होनी चाहिए। तो 41 वालों की बात सुनी जाएगी और जनमत संग्रह के माध्यम से जो चीजें क्लियर होंगी तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये बात स्पष्ट है आपको? कुछ देशों में अभी प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलता है ना, ज्यादातर देशों में जो है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र जो होता है वो प्रतिनिधियों के माध्यम से कार्य करता है। तो जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि शासन को संचालित करते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा कि भारत में कौन सा है शासन का संचालन। भारत में जो चलता है वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसमें क्या होता है कि प्रत्येक एक नियमित 5 साल 4 साल 3 साल में हम वोटिंग करवाते हैं। वोटिंग के माध्यम से एक सांसद और एक विधायक को चुना जाता है और वही क्या करते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है वो संचालित करते हैं विधायिका के माध्यम से। क्योंकि कानून बनाने का जो अधिकार है वो विधायिका के पास होता है और वो विधायिका के जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो वोटिंग के माध्यम से चुने जाते हैं, ठीक है। और उन्हीं से जो निर्मित होती है वो कार्यपालिका निर्मित होती है। तो इसकी बात ध्यान में रखिएगा कि यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में किस तरीके का लोकतंत्र है, तो भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जिसे हम किस नाम से भी जानते हैं, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के नाम से भी जानते हैं, प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसमें क्या होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से कानून का निर्माण करवाती है, ठीक है। अब इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र की, जो है वो कुछ सामान्य सी विशेषताएं होती है। जैसे आपको मालूम है कि आप जब 18 वर्ष के हो जाते हो तो आपको वोट डालने का अधिकार मिल जाता है। तो इसमें क्या चलता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में वयस्क मताधिकार चलेगा। दूसरी चीज क्या होगी कि विधायिका द्वारा बनाए गए कानून ही क्या होंगे, सर्वमान्य होंगे, कि जो विधायिका है या संसद है हमारे यहाँ की, वही क्या बनाएगी, कानून को बनाएगी और वही लागू होंगे। इस तरीके की कुछ मूलभूत चीजें जो होती हैं वो इसमें होती हैं। तो आप तो को यहां तक समझ आ गया होगा। आपसे कोई पूछेगा तो लोकतंत्र क्या होता है, जनता का शासन, जिसमें संपूर्ण शक्ति जो होती है वो जनता में निहित होती है और जनता ही क्या करती है, शासन में महत्वपूर्ण भागीदारी निभाती है। दूसरा, यदि लोकतंत्र के संदर्भ में पूछा जाए तो लोकतंत्र कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता जो है डायरेक्ट क्या होती है, शासन में इंटरेक्ट करती है, जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता का डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं होता है, उसके प्रतिनिधित्व के माध्यम से क्या होता है, शासन का संचालन होता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गणराज्य। देखिए गणराज्य के बारे में तो देखो, शासन व्यवस्था जो होती है, जहां लोकतंत्र होता है वहां 2 तरीके से चलता है। पहला चलता है एक, या तो राजशाही होगी जहां राजा का तंत्र चलेगा और राजा जो होगा वो वंशानुगत व्यवस्था से आएगा। और गणतंत्र में क्या होता है कि राजा जो है वो वंशानुगत व्यवस्था से नहीं आता है, जबकि कैसा आता है कि एक नियमित प्रक्रिया के माध्यम से आता है। तो गणतंत्र के संदर्भ में जो वर्ड होता है कि राज्य का प्रमुख एक निश्चित समय के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा। देखो ये वर्ड को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें इससे ये क्लियर हो जाएगा कि भारत में किस तरीके की व्यवस्था है। सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है कि राज्य का जो भी प्रमुख होगा वो एक निश्चित समय के लिए, जैसे भारत में जो चलता है वो कितने समय के लिए, 5 वर्ष के लिए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। तो भारत में जो चलता है वो क्या, अप्रत्यक्ष चलता है कि जो हमारा राष्ट्र प्रमुख है, राष्ट्रपति जो है वो 5 वर्ष के लिए अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से चुना जाता है। और भारत में एक ये भी व्यवस्था है कि जो व्यक्ति एक बार राष्ट्रपति बन गया है तो उसकी मोरल मतलब
मोरल ड्यूटी होती है या फिर वो दोबारा कभी भी नहीं खड़ा हो सकता, वो खड़ा नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो दोबारा चुनाव नहीं लड़ सकता, लड़ सकता है, मगर इस तरीके की एक नियम पद्धति चली आ रही है कि राजेंद्र प्रसाद जी के बाद अभी तक कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जो दोबारा राष्ट्रपति बना हो। उनकी मोरल ड्यूटी ऐसी बोलती है कि कोई भी व्यक्ति यदि एक बार राष्ट्रपति बन जाएगा तो वो स्वतः ही अपने मन से ही क्या करेगा, दोबारा राष्ट्रपति के पद पर नहीं जाएगा। इसलिए आप देखोगे कि राजेंद्र प्रसाद जब बने थे उसके बाद से सभी राष्ट्रपति जो हैं वो एक एक ही बार रहे। इसके बाद जो दूसरा राष्ट्रपति बना, 2 बार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति नहीं बना है। तो ये चीज क्या शो करती है, ये करती है कि हमारे यहाँ पर गणतंत्र का मूल भाव है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार बैठ गए गद्दी पे तो अब 50 साल जब तक मर नहीं जाते जब तक हटेंगे नहीं गद्दी से। तो ये एक राजतंत्र व्यवस्था का भी थोड़ा सा मूल दिखता है। मगर हमारे यहाँ पर क्या व्यवस्था है कि बस आपको क्या है, उस पद पर पहुंचने के बाद आप में ये भाव आ जाना चाहिए कि मैं गणतंत्र को रिप्रेजेंट करने आया हूं, या बोल सकता हूं कि मैं उन लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूं जिन्होंने मुझे चुना है। और इसी तरीके की जो प्रक्रिया है वो बारी बारी होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति एक बार वहां बैठ गया तो अब वो अंगद के पैर के जैसा हो गया, अब हिलेगा ही नहीं वहां से। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लेता है तो वो स्वतः ही उस पद से क्या हो जाता है, हट जाता है। तो गणतंत्र का मूल भाव भी यही है कि आपको जब आप इस तरीके के पद पर बैठ जाओ तो फिर आपको क्या करना है कि उस प्रक्रिया को समझना है कि हमारे यहाँ पर जो गणतंत्र व्यवस्था है उसका मूल भाव किस रूप में आना चाहिए। तो गणतंत्र का मूल भाव क्या होता है कि राज्य का जो भी प्रमुख होगा वो एक निश्चित समय के लिए अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा और उस गद्दी को परमानेंट नहीं समझेगा। स्पष्ट है। अब राजतंत्र इसी के विपरीत होता है। राजतंत्र में क्या होता है कि वंशानुगत व्यवस्था होती है। तो गणतंत्र में एक मूल व्यवस्था क्या है, वंशानुगत व्यवस्था। नहीं होती। राज्य प्रमुख जो भी होगा वो वंशानुगत होगा, नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि वंशावली चली आ रही है कि राजेंद्र प्रसाद थे, फिर उनके बेटे बन गए, फिर उनके बेटे बन गए और इस तरीके से हायरार्की क्रम चला जा रहा है। ऐसा नहीं है। हर 5 साल में एक नया राष्ट्रपति के रूप में हम किसी न किसी को चुनते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हमने ये देखा कि भारत जो है उसके प्रतिरूप क्या है, बोल सकते हैं कि भारत की जो प्रकृति है वो क्या है, जिसमें हमने क्या क्या देखा, संप्रभुत्व देखा, उसी के बाद हमने देखा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य। ये शब्दावली जो है आज हमने समझी। कल जो है हम इसके आगे की शब्दावली समझेंगे। ठीक है, आज की क्लास हमारी जो है वो यहीं रहे।